यस गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपन अगले सवाल की ओर। और आप लोग बोलेंगे सर अगला सवाल हम लोग कौन सा करने वाले हैं, तो ये लीजिए बेटा, अगला सवाल जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं ये आ गया है आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। सर आप मुझे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कैसा है, तो मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये एक पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। मतलब दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ये वाला जो सवाल है ये मल्टीपल डिसिप्लिन्स को इन्वॉल्व करता है, मतलब मल्टीपल चैप्टर्स को इन्वॉल्व करेगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर टीपीएम भी होगा तो टीक्यूएम की बातें भी होंगी और जस्ट इन टाइम की बात भी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन के अंदर टीपीएम, टीक्यूएम और जस्ट इन टाइम तीनों के बारे में यहां पे डिस्कशन रहने वाला है। अच्छा, टफ और सिंपल की बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। तो लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर कि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान सवाल है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने टीपीएम, टीक्यूएम और जस्ट इन टाइम के बारे में अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो आप इस सवाल की सारी बातें आप आराम से अपने मन से खुद से लिख सकते थे। इस पूरे सवाल में इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में कहीं पर भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, टिपिकल हो, जिसे मुझे लगे कि यार ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट के लिए लिखना पॉसिबल नहीं था, स्टूडेंट के लिए सोचना पॉसिबल नहीं था। ऐसा कोई पॉइंट मुझे यहां पे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन पूरी तरह आपकी रेंज का क्वेश्चन है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन आपकी रेंज का क्वेश्चन है। अगर आपको थियोरेटिकली थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। देवार बाइक्स इज अ लार्ज नेशनल बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी established in the year 2003. The company has a strong position in the market and also has also traditionally achieved a good market share, however facing tough competition. अब ये कह रहा है कंपनी की मार्केट में जो पोजीशन है ये स्ट्रांग है। पहली बात तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरीके से यहां पर मार्केट लीडर हैं, ठीक है, स्ट्रांग पोजीशन है मार्केट में। दूसरा, हमारा मार्केट शेयर जो है वो बढ़िया है, मतलब वही वाली बात कि हम लोग मार्केट लीडर हैं, हमारा मार्केट शेयर जो है वो भी बहुत बढ़िया है, इवन दो टफ कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। द बोर्ड ऑफ डीबी रिकॉग्नाइजेस दैट इट वुड बी टेक फंडामेंटल चेंजेस टू इट्स प्रोडक्शन अप्रोच इन ऑर्डर टू कॉम्बैट इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स। लो भाई, अब ये प्रॉब्लम आ रही है। ये कह रहा है कि डीबी के बोर्ड को ये लगता है कि यार अपने को अपना जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है अब अपने को उसे बदलना पड़ेगा, और उसे बदल कर अपने को फंडामेंटल चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अब फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के आने की वजह से अब हमें टफ कॉम्पिटिशन जो है वो मार्केट में मिल रहा है। डीबी इज नाउ बीइंग सीन एज अ नॉन ल्यूक्रेटिव, पॉल्यूटिव and with less safety features in comparison to foreign bikes। अरे बाप रे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब डीबी फॉरेन मैन्युफैक्चरर के आने के बाद में डीबी की जो बाइक्स हैं वो नॉन ल्यूक्रेटिव है, मतलब अट्रैक्टिव नहीं है। नंबर 2, पॉल्यूटिव ज्यादा हैं, पॉल्यूशन ज्यादा फैला रही है, और बेटा जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी इन बाइक्स के अंदर कम है किनके मुकाबले, फॉरेन बाइक्स के मुकाबले। अब जरा सोचो यार, अभी तक मेरा स्ट्रॉन्ग पोजिशन है मार्केट में, मैं मार्केट का बढ़िया अच्छा खासा शेयर लेकर के बैठा हूं, लेकिन अब फॉरेन मैन्युफैक्चरर के आने के बाद में मेरी बाइक नॉन ल्यूक्रेटिव मान रहे हैं, मेरी जो बाइक है वो पॉल्यूटिव मान रहे हैं, मेरी बाइक जो है वो मेरी जो बाइक है उसमें सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो कम माने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ यार कि फॉरेन बाइक के मुकाबले हमारी बाइक जो है वो काफी ज्यादा खराब है, अट्रैक्टिव भी नहीं है, पॉल्यूटिव भी है, और तीसरा सेफ्टी मेजर जो है वो भी कम है। तो हमारी बाइक को बहुत तगड़ा कंपटीशन यहां पर मिल रहा है। इसीलिए बोल रहा है कि हमें बहुत जबरदस्त चेंज करने की जरूरत है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। अच्छा, द बोर्ड प्लान्स टू एड्रेस दिस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बाइक्स एज वेल एज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब ये कह रहा है
कि हम लोगों ने इसीलिए ये प्लान किया कि हम लोग न सिर्फ बाइक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे बल्कि अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी हम और इम्प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, बाइक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे कहता है द कंपोनेंट्स आर सोर्स डायरेक्टली बाय डीबी। अच्छा, सप्लायर्स आर लोकेटेड वर्ल्ड वाइड। भाई साहब ये जो है ना, ये पॉइंट ही गड़बड़ है। ये कह रहा है हम लोग डीबी जो है वो डायरेक्टली सारे के सारे पार्ट्स को खरीदता है और हमारे सप्लायर जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ओके, सप्लायर्स आर इवेल्युएटेड ऑन ऑनगोइंग बेसिस इंक्लूडिंग एन असेसमेंट ऑफ वेदर टू यूटिलाइज न्यू और ऑल्टरनेटिव सप्लायर टू इंप्रूव कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। ये कह रहा है हम लोग लगातार सप्लायर्स का इवेल्युएशन करते रहते हैं और लगातार हम लोग सप्लायर्स को चेंज करते रहते हैं ताकि हम अपनी कैपेसिटी और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएं। ओके, द कंपनी इज हैविंग लॉट ऑफ कंपोनेंट्स पाइल्ड अप इन स्टॉक एंड फ्यू ऑफ देम आर बिकमिंग ऑब्सोलीट। ये देखो, ये आ गई प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारा कंपोनेंट्स का स्टॉक पाइल अप होता जा रहा है और बहुत सारे कंपोनेंट तो ऐसे हैं जो बहुत सारा स्टॉक तो हमारे पास ऐसा है जो कि ऑब्सोलीट हो गया है। यार एक बात मैं बताऊं, यहां पर इस लाइन को पढ़ करके मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ये लोग जस्ट इन टाइम सिस्टम नहीं लगा रहे। बेटा जरा ध्यान से देखो, यहां पे कह रहा है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो पाइल अप होता जा रहा है और यहां तक कि हमारा बहुत सारा स्टॉक ऐसा है जो ऑब्सोलीट हो चुका है। आप लोग को मालूम है कि जस्ट इन टाइम सिस्टम में हम लोग रॉ मटेरियल तभी मंगवाते हैं जब हमें उसे कंज्यूम करना होता है और रॉ मटेरियल डायरेक्टली फैक्ट्री के अंदर आता है जहां पर और वहीं उसी वर्किंग सेल पर या उसी डिपार्टमेंट पर उसे अनलोड किया जाता है जहां पर कि उसका कंजम्पशन होना है। लेकिन यहां पे जो लॉट है वो पाइल अप होता जा रहा है, ऑब्सोलीट होने की वजह से नुकसान होता जा रहा है और यहीं पर मुझे पता चल रहा है कि यार ये जो है यहां पर जस्ट इन टाइम सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा। तो बेटा सबसे पहली बात कि अगर ये अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इन्हें जस्ट इन टाइम सिस्टम को लाना होगा। क्यों? ताकि इनका जो इनका स्टॉक है वो पाइल अप ना हो, ऑब्सोलीट का नुकसान ना हो, वर्किंग कैपिटल अटके ना और इनको वर्किंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट का नुकसान कम से कम हो, नहीं हो। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम सिस्टम इनको लगाना पड़ेगा। लेकिन यार जस्ट इन टाइम सिस्टम लगाने के हिसाब से मुझे यहां पर तीन प्रॉब्लम दिख रही हैं। तीन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पे पहली जो इनकी बात मैं आपको बता रहा था कि जो यहां पर मुझे दिख रही है प्रॉब्लम वो ये कि इनका स्टॉक पाइल अप होता जा रहा है और ऑब्सोलीट होने की वजह से नुकसान भी बहुत हो रहा है। अब यहां पर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जस्ट इन टाइम सिस्टम लेकर के आना है, लेकिन जस्ट इन टाइम सिस्टम के लिए यहां पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं जो मैं आपको आराम से समझा सकता हूं। पहली प्रॉब्लम तो जो मुझे नजर आ रही है वो है मल्टीपल सप्लायर। मल्टीपल सप्लायर बेटा आपको मालूम है जस्ट इन टाइम सिस्टम के अंदर हम लोग बहुत सारे सप्लायर्स को मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि हमें रॉ मटेरियल की डिलीवरी जो है वो दिन में कई बार चाहिए और एग्जैक्टली उसी टाइम पर चाहिए जब हमें उसे कंज्यूम करना है। तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल सप्लायर्स के साथ में हम लोग ये काम नहीं कर सकते। तो हमें यहां पर अभी हम लोग हमारे सप्लायर पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो सप्लायर है वो बहुत ज्यादा हैं और इतने मल्टीपल सप्लायर्स के साथ में जस्ट इन टाइम सिस्टम को लगाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर जस्ट इन टाइम सिस्टम को लगाना है तो आपको नंबर ऑफ सप्लायर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, पहली दिक्कत। दूसरी प्रॉब्लम है हम लोग हमेशा लोकल सप्लायर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब दिन में कई बार रॉ मटेरियल डिलीवर करना होगा तो वो सिर्फ लोकल सप्लायर के द्वारा किया जा सकता है, वर्ल्ड वाइड फैले हुए सप्लायर के द्वारा नहीं किया जा सकता। जस्ट इन टाइम सिस्टम में हम लोग जब सप्लायर को चुनते हैं तो सप्लायर को हम लोग उस सप्लायर को चुनते हैं जो हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, जो दिन में हमें कई बार रॉ मटेरियल डिलीवर कर सकता है, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतनी डिलीवर कर सकता है। तो लोकल सप्लायर होना चाहिए, जबकि अभी हमारे सप्लायर क्या है, वर्ल्ड वाइड। ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आप रॉ मटेरियल के सप्लायर्स को जल्दी जल्दी इवैल्यूएट करते हो और इवैल्यूएट करके उन्हें जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि जल्दी जल्दी अगर आप सप्लायर को चेंज कर रहे हो इसका मतलब सप्लायर के साथ में आप बढ़िया रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहे। एक बात को समझो, कस्टमर
रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही अच्छा रिलेशनशिप आपका सप्लायर के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक सप्लायर के साथ में आपका रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होगा वो आपको आपकी डिमांड सेटिस्फाई करने में उतना ऑब्जेक्टिवली मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि जस्ट इन टाइम सिस्टम में आपकी नीड बार बार चेंज होती है, आप दिन में कई बार रॉ मटेरियल मंगवाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लायर के साथ में आपके रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए, और यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि आपके रिलेशन स्ट्रांग नहीं है। तो आपको ये तीन चीजें तो बदलनी पड़ेंगी अगर आपको जस्ट इन टाइम सिस्टम पर आना है। तो आगे देखिए, आगे क्या कहता है, आगे कहता है, आगे कह रहा है देयर इज लॉट्स ऑफ रीवर्किंग as both internal and external failure are more, so wastage of resources in reworking needs to be controlled। सवाल कर रहा है हमारी रीवर्किंग बहुत सारी होती है क्योंकि हमारा इंटरनल फेलियर बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल फेलियर बहुत ज्यादा है, और हम लोग इस रीवर्किंग के रूप में जो वेस्टेज हो रहा है इसे हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं। बेटा आपका बहुत ज्यादा रीवर्क हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा रीवर्क करना पड़ रहा है, और आपका बहुत ज्यादा इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर है। इसका सिंपल सा मतलब यहां पर यह है कि अभी तक आप लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं लगा रहे, अभी तक आप लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं लगा रहे। आप लोग जानते हो व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग लगातार अपने काम करने के तरीकों को इतना इंप्रूव कर लेते हैं, हर एक प्रॉब्लम का रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, और रूट कॉज आइडेंटिफाई करके हम उस प्रॉब्लम को इस तरीके से खत्म कर देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में वो एरर आना ही बंद हो जाए, प्रोडक्ट में एरर पैदा होना ही बंद हो जाए। तो हम सीधे रूट कॉज का ट्रीटमेंट कर देते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टारगेट क्या है कि काम को सही किया जाए पहली बार और हर बार, मतलब राइट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, मतलब आपको हर बार अपने काम को बिल्कुल सही करना है और पहली बार में ही आपको सही करना है। रीवर्क का यहां पर कोई भी मार्जिन नहीं होता टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम वर्कर्स को पूरी तरह इन्वॉल्व करते हैं और वर्कर हमें सजेशन देते हैं कि कहां कहां पर हम लोग इंप्रूवमेंट लेकर के आ सकते हैं, और उनकी राय मानकर, उनके ओपिनियन लेकर हम रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करके हम अपने प्रोडक्शन को इतना एफिशिएंट बनाते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की एरर नहीं रहती। तो ना तो इंटरनल फेलियर होता है, ना एक्सटर्नल फेलियर होता है, ना हमें रीवर्क करने की जरूरत पड़ती है, ना रिजेक्शन की जरूरत पड़ती है, ना ही हम कोई स्क्रैप जनरेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको याद आएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टारगेट है जीरो वेस्टेज, जीरो डिफेक्टिव, जीरो एक्सीडेंट। दिस इज व्हाट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज। अच्छा, अब बेटा यहां पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की नीड है वो अपने को दिख रहा है। द बोर्ड इज कन्विंस्ड दैट लीन मैन्युफैक्चरिंग इज द बेस्ट अप्रोच टू बी अडॉप्टेड। और ये कह रहा है कि बोर्ड इस बात के लिए कन्विंस्ड है कि हम लोगों को लीन मैन्युफैक्चरिंग पे जाना चाहिए। बेटा लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया कि आपको अपनी प्रोडक्शन से सारी तरह की वेस्टेज निकालनी पड़ेगी। और बेटा अगर आपको सारी तरह की वेस्टेज निकालनी है तो बेटा आपको यहां पे टीपीएम भी चाहिए, टीक्यूएम भी चाहिए, आपको जस्ट इन टाइम भी चाहिए, आपको काइजन भी चाहिए, आपको काइजन भी चाहिए, आपको 5S भी चाहिए। और बेटा ये सारी की सारी अप्रोचेस आपको चाहिए तभी तो आप लीन मैन्युफैक्चरिंग लगा पाओगे। और सॉरी, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, आपको सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए। और जब आप ये सब लगाओगे तभी आप अपनी सारी की सारी वेस्टेज को रोक पाओगे। ठीक है, तो ये सारी अप्रोचेस आपके लिए लगाना जरूरी है। ठीक है, अच्छा खैर आगे सुनो। इन डीबी प्रोडक्शन प्रोसेस is grouped by function and production teams comprise of a number of permanent members who had acquired their position through seniority and few newly selected specialist staff who had yet to discuss their position in any team। अब ये बोल रहा है कि हमने अपनी प्रोडक्शन टीम्स को फंक्शन वाइज अरेंज कर रखा है।
मतलब हमने डिपार्टमेंट वाइज, प्रोसेस वाइज हमने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। आप तो जानते हो यार कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट इन टाइम सिस्टम लगाना चाहते हो तो आपको अपनी लेबर टीम को या आपको अपने प्रोडक्शन को फंक्शन वाइज अरेंज नहीं करना, बल्कि आपको प्रोडक्ट वाइज अरेंज करना है। मतलब आपको वर्किंग सेल अप्रोच लगानी है और पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपको एक ही डिपार्टमेंट में तैयार करना है, ताकि मूवमेंट जो है वो कम से कम हो और आप लोग अपने प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल अचीव कर पाओ। आपको मालूम है फंक्शनल अरेंजमेंट में हम प्रोडक्शन को उतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर सकते जितना कि सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फंक्शन वाइज मतलब प्रोसेस वाइज हमने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, लेकिन अब हमें प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बनाने होंगे और पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक ही डिपार्टमेंट में बनाना होगा। मतलब एक तरह की बाइक पूरी की पूरी एक ही डिपार्टमेंट में बनानी होगी, ताकि हमारा मूवमेंट कम से कम हो और हम लोग प्रोडक्शन को और उसकी क्वालिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाए। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन लाना है तो जस्ट इन टाइम सिस्टम से परचेज और जस्ट इन टाइम सिस्टम से अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग की जगह। ठीक है, यह भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बाइक कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू स्टैंपिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, assembly and inspection, which take around 11 to 12 hours in total. The standard time to manufacture a similar bike in industry is 8 to 9 hours. यार ये कितना बड़ा गैप है। हमें एक बाइक तैयार करने में 11 to 12 hours लगते हैं, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज है 8 to 9 hours। मतलब करीब करीब देखा जाए तो हमें 3 घंटे ज्यादा लगते हैं एक बाइक बनाने में। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इनएफिशिएंट है और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमसे ज्यादा एफिशिएंट है, इसलिए उनको कम टाइम लग रहा है। लेकिन बेटा जब आप लोग जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, तो आपका जो वेस्टफुल मूवमेंट है वो कम हो जाएगा और डिपार्टमेंट्स के बीच में या प्रोडक्शन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होने पर ये जो 3 घंटे का अभी आप लोगों का जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा। जब आप लोग सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे, जब आप जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में चले जाएंगे, तब आपके लिए इस टाइम को रिड्यूस करना बहुत इजी काम हो जाएगा। ठीक है, द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट डिमांड इज अनस्टेबल ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो अनस्टेबल है। और बेटा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जस्ट इन टाइम के रास्ते में। बेटा जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में हम ऑर्डर आने के बाद में माल बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक रेगुलर ऑर्डर्स के लिए अरेंज्ड है। लेकिन अगर डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा अप डाउन आता है तो बेटा वहां पर हम लोग जस्ट इन टाइम को सुटेबली अडॉप्ट नहीं कर पाते और वहां पर हम लोगों को बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है, बफर स्टॉक अगर अपन लोग मेंटेन करेंगे तो अपनी वर्किंग कैपिटल उलझ जाएगी और अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नुकसान होगा। तो यहां पर हमारे एंड प्रोडक्ट की डिमांड क्योंकि अनस्टेबल है, इसलिए हम लोगों को बफर स्टॉक मेंटेन करना ही पड़ेगा और मेंटेन करेंगे तो हमें इंटरेस्ट का नुकसान होगा। तो बेटा अनस्टेबल डिमांड जो है, अनस्टेबल डिमांड डजंट सपोर्ट JIT। तो जो अनस्टेबल डिमांड है वो जस्ट इन टाइम को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि आप ऑर्डर आने के बाद माल बनाते हो तो आप इक्विप्ड हो 100 यूनिट बनाने के लिए। अगर डिमांड 120 यूनिट की आ गई तो भी आप बना दोगे, 130 की आ गई तो भी आप बना दोगे, लेकिन अगर डिमांड 300 यूनिट की आ गई तो आप नहीं बना पाओगे। तो डिमांड अगर अनस्टेबल है तो जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। मतलब वहां पर आप टाइम पर अपने माल की डिलीवरी नहीं दे पाओगे, या फिर आप कस्टमर को जो डिलीवरी टाइम दोगे वो बहुत आगे का टाइम दोगे। आप उसे बोलोगे मैं 4 हफ्ते बाद आपको ऑर्डर पूरा कर पाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा कस्टमर को भगाने वाली चीज हो जाती है, तो हमें नुकसान होता है। इसलिए तो भैया इस वजह से हम लोगों को बफर स्टॉक रखना पड़ेगा। और बेटा अगर हम बफर स्टॉक रखेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल उलझ जाएगी और हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, हमें इंटरेस्ट का नुकसान भी होगा। ठीक है, ओके आगे। हाउएवर DB फोरकास्ट डिमांड बेस्ड ऑन इंटरनल पॉलिसीज एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। यार ये क्या बात है,
अब ये कह रहा है डीबी जो है वो डिमांड का फोरकास्ट करता है इंटरनल पॉलिसीज के मुताबिक, इंटरनल पॉलिसीज के मुताबिक डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, और जो हिस्टोरिक डेटा है, जो हिस्टोरिक ट्रेंड है, उसके मुताबिक हम लोग डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। यार ये अगेन, यहां पर अगेन ये बहुत बड़ी गलती है। आपको मालूम है कि जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है वो कहता है कि आप फ्यूचर के बेसिस पर, मतलब फ्यूचर के ट्रेंड को समझो और मार्केट की कंडीशंस को प्रिडिक्ट करो, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए, एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए आप आने वाले वर्ष के लिए अपनी डिमांड का फोरकास्ट करो। तो यहां पे जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, वो कहता है कि इंटरनल फैक्टर्स के बेसिस पर डिमांड को प्लान मत करो, बल्कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करो, आप मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करो, इकोनॉमिक कंडीशंस को एनालाइज करो, फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज करो कि टेक्नोलॉजी के अंदर, कस्टमर के टेस्ट के अंदर किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, उसे एनालाइज करो, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिमांड फोरकास्ट करनी चाहिए। तो यहां पर वापस गलती है, रॉन्ग, ये गलती है। आपको ना तो इंटरनल सोर्सेस के बेसिस पर डिमांड फोरकास्ट करनी चाहिए, ना हिस्टोरिक ट्रेंड के बेसिस पर डिमांड फोरकास्ट करनी चाहिए। आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर और फ्यूचर ट्रेंड्स के बेसिस पर आपको अपनी डिमांड फोरकास्ट करनी चाहिए। तो आपको इकोनॉमिक कंडीशन देखो, मार्केट कंडीशन देखो, कस्टमर का टेस्ट देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखो, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंजेस देखो, कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन में क्या चेंज आ रहा है वो देखो, और उसके बेसिस पर आप अपनी आने वाली डिमांड को फोरकास्ट करो। तो इंटरनल फैक्टर और हिस्टोरिकल डेटा, ये तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आगे। DB sells its bikes in retail store located over 10 metro cities. It focuses on building close relationship with the retailers, working with them to sell its bike in a compelling manner. और ये कह रहा है कि हम लोग अपने रिटेलर्स के साथ में बहुत बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, और अपने रिलेशन की वजह से हम उनको मजबूर कर देते हैं कि वो हमारी बाइक बेचने में मजबूर हो जाएं, कंपेल हो जाएं। तो हम उन्हें कंपेल करते हैं अपनी बाइक बेचने के लिए, और ये काम हम लोग अपने रिलेशन के बेसिस पे करते हैं। अब आप ये ध्यान रखना, ये कमेंट जरूर करना कि आप रिटेलर्स के साथ में बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करनी है तो आपको अपने सप्लायर के साथ भी बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा। अगर आप अपने सप्लायर के साथ में बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये वाली लाइन अपन जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जस्ट इन टाइम सिस्टम में जाते हो तो आपको सप्लायर के साथ में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सपोर्ट ही आपकी सफलता की कुंजी है, चाबी। ठीक है, ओके। आइए बेटा, मैंने इस पूरी की पूरे सवाल को बहुत आराम से मैंने एक एक पॉइंट को यहां पर आपके लिए एनालाइज कर दिया है, और अब मैं आपके साथ में क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। यू आर न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ डीबी। ठीक है, चीफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आस्क यू टू ड्राफ्ट अ रिपोर्ट फॉर सीईओ कंटेनिंग। अब आपको एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है। ठीक है, पहला एनालिसिस। बेटा एनालिसिस का मतलब जहां पर भी आपसे एनालिसिस पूछ ले वहीं पर आपको बेटा पूरा का पूरा जो मतलब पूरी की पूरी जो बात आपको पढ़ने से समझ में आ रही है वो पूरी की पूरी बात आपको वर्ड में लिखनी है। मतलब कोई सजेशन नहीं, सिर्फ एनालिसिस देना है। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है? एनालिसिस ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। आपको क्वालिटी कॉस्ट का एनालिसिस देना है। अब ध्यान से सुना, एनालिसिस में आपको पढ़ने से जो जो बातें समझ में आ रही है सारी वो बातें आपको लिखनी है, पर आपको कोई सुझाव नहीं देना। ठीक है, नंबर 2 एडवाइस। अब यहां पे बोला एडवाइस दो, अब यहां पे हम एडवाइस देंगे। एडवाइस 2 मेजर्स टू रिड्यूस द नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। आप तो जानते बेटा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के 2 पार्ट होते हैं, कन्फर्मेंस और नॉन कन्फर्मेंस। ठीक है, नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट को कम करने के लिए, मतलब इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर को कम करने के लिए आपको 2 उपाय बताने हैं, बता देंगे। एडवाइस ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम परचेजिंग एंड प्रोडक्शन। आपको जस्ट इन टाइम परचेजिंग और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन लगाने के लिए आपको एडवाइस देनी है। अब पहली बात,
हम बोलेंगे हाँ आपको जस्ट इन टाइम सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्टॉक पाइल अप होता जा रहा है और आपका ऑब्सोलेसेंस की ऑब्सोलीट होने की वजह से नुकसान बहुत हो रहा है, ऑब्सोलीट स्टॉक की वजह से नुकसान बहुत हो रहा है। ये वाली बात अपन लोग लिख देंगे। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन अब इसके रास्ते में कई रोड़े हैं जो मैंने यहां पर आप लोगों को एक एक करके बताई। सबसे पहला, आप मल्टीपल सप्लायर में डील कर रहे हो, जबकि जस्ट इन टाइम सिस्टम कहता है कि आपको लिमिटेड सप्लायर के साथ में काम करना है, तो पहले तो आपको यह बदलना पड़ेगा। नंबर 2, आपके सप्लायर दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनकी वजह से आप जस्ट इन टाइम सिस्टम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जस्ट इन टाइम सिस्टम में सप्लायर को दिन में कई बार आपको माल डिलीवर करना पड़ता है, और वो भी आपकी फैक्ट्री में आकर के सीधे उसी मशीन के ऊपर डिलीवर किया जाता है या वर्किंग सेल के ऊपर डिलीवर किया जाता है, जहां पर डायरेक्टली उसे कंज्यूम करना है। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो सप्लायर फैले हुए हैं उनके साथ में ये वाला काम करना पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, आप लोग सप्लायर को बहुत जल्दी जल्दी इवैल्यूएट करते हो और सप्लायर को लगातार आप लोग चेंज करते जाते हो, विच इज नॉट गुड। ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आपको सप्लायर जो है उन्हें जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सप्लायर के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहिए। यहां पर आप ये भी कमेंट डाल सकते हो कि आप लोग रिटेलर्स के साथ में बढ़िया रिलेशनशिप फॉलो करते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉलो करते हो, लेकिन आपको सप्लायर के साथ भी बेस्ट रिलेशनशिप फॉलो करना होगा, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप फॉलो करना होगा। सप्लायर को भी आपके एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट मानना होगा। मतलब सप्लायर इज पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सप्लायर भी एक पार्ट है, और उसे पार्ट मानते हुए आप लोगों को उसके साथ में बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा। तभी आप लोग बढ़िया जो है वो बढ़िया तरीके से जस्ट इन टाइम सिस्टम लगा पाओगे। उसके बाद में यहां पर आप लोग बोलोगे कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं लग रहा, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम तब तक नहीं लग सकता जब तक टीपीएम और टीक्यूएम नहीं लगेगा। सर क्यों? अरे भाई, जस्ट इन टाइम सिस्टम में आप ऑर्डर आने के बाद माल बनाते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बीच में आपकी मशीन खराब हो गई तो जस्ट इन टाइम सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि आप टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाओगे। नंबर 2, अगर आपने माल बनाया और वो माल खराब बन गया और आपको रीवर्क करना पड़ा, तो रीवर्क करने की वजह से आपका ऑर्डर डिले हो जाएगा, और जस्ट इन टाइम सिस्टम को फॉलो करते हुए आप लोग टाइम पर माल की डिलीवरी नहीं दे पाओगे। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम में ना तो मशीनों को खराब होना अलाउड है, ना खराब माल बनना अलाउड है। तो ऑब्वियस ही बात है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आपको लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना आप लोग जस्ट इन टाइम सिस्टम नहीं लगा सकते। इसके बाद में आपको यहां पर जवाब देना पड़ेगा कि आपने अभी जो अपनी प्रोडक्शन टीम्स को अरेंज कर रखा है, ये आपने फंक्शन वाइज अरेंज कर रखा है, लेकिन अब हम लोगों को प्रोडक्ट वाइज टीम को अरेंज करना पड़ेगा। मतलब एक प्रोडक्ट का पूरा मतलब एक तरह की बाइक का पूरा प्रोडक्शन एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो, ताकि मूवमेंट टाइम जो है वो आपका रिड्यूस हो जाए और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो आपकी इंप्रूव हो जाए। ये वाली बात वर्किंग सेल अप्रोच में मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है। तो वो वाला फायदा आपको मिल जाए, और ऐसा करने से जब हम लोग जस्ट इन टाइम सिस्टम लगाएंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो और बेहतर हो जाएगा, और सारी प्रोडक्शन प्रोसेस का कोऑर्डिनेशन अगर और बेहतर हो जाएगा, मूवमेंट टाइम हमारा कम हो जाएगा, तो जो प्रोडक्शन टाइम अभी हमारा इंडस्ट्री एवरेज से 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, वो टाइम भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात हम लोग यहां पर बोल देंगे। इसके बाद में लास्ट हम लोग ये वाली बात बोल देंगे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है इसकी मार्केट डिमांड जो है वो अनस्टेबल है, और मार्केट डिमांड अनस्टेबल है तो हम लोगों को बफर स्टॉक रखना पड़ेगा, और बफर स्टॉक रखने की वजह से हम लोगों की वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, ब्याज का नुकसान हमें ज्यादा रहेगा। ये जस्ट इन टाइम सिस्टम के विरुद्ध है, बट मार्केट कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोग जस्ट इन टाइम सिस्टम के लिए लिख देंगे, ठीक है। चलो, अब यहां पे पहले सवाल में मुझे क्वालिटी कॉस्ट को एनालाइज करना है और 2 मेजर्स को मुझे सजेस्ट करना है। लो भाई, ये एनेक्सर दे दिया इन्होंने, इसे देख लो, स्टेटमेंट शोइंग टोटल क्वालिटी कॉस्ट। अब ये जो एनेक्सर है इसमें टोटल क्वालिटी कॉस्ट हमें बताई गई है। सबसे पहला प्रिवेंशन कॉस्ट हमारी कितनी है, 2,50,000 विच इज ऑन सप्लायर रिव्यू। हम लोग सप्लायर को रिव्यू करते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारी अप्रेजल कॉस्ट, जिसमें हम लोग अपने इक्विपमेंट को टेस्ट करते हैं, और इस पर पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ 57,600 रुपीज। क्या बात है। हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट, डाउन टाइम 15,40,000 का नुकसान हो रहा है। और बेटा मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क
14,59,200 का नुकसान हो रहा है। अब जरा सोचो यार, अगर हमारी मशीनों के खराब होने से हमें 15,40,000 का नुकसान हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है यार यहां पर कोई टीपीएम नहीं लग रहा, यहां पर कोई टीपीएम नहीं लग रहा है। और जरा देखो मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क पे 14,59,200 रुपीस खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब इतना पैसा तो रीवर्क पे खर्च हो रहा है जब गलती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पकड़ में आ गई, इंटरनल फेलियर में है ये रीवर्क। इसका मतलब यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी नहीं लग रहा। अच्छा, अब एक्सटर्नल फेलियर देखो, कस्टमर कंप्लेंट का खर्चा 1,40,000 का, और वारंटी रिपेयर, अरे देखो तो देखो, वारंटी रिपेयर का खर्चा मतलब कस्टमर के पास जाके खराब हुई उस वारंटी रिपेयर का खर्चा हमारा 81,12,000 का है। यहां पे दिखाई दे रहा है यार, यहां पे साफ दिखाई दे रहा है, यहां पर कस्टमर कंप्लेंट और ये दोनों को देख के दिखाई दे रहा है कि हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समझ में आ रही बात? वैसे अब यहां पर एक बात तो मुझे यहां पे नजर आ गई कि ब्रेकडाउन जो हमारे मशीनों का डाउन टाइम है उससे होने वाला नुकसान इंटरनल फेलियर की वजह से रीवर्क, एक्सटर्नल फेलियर की वजह से कस्टमर कंप्लेंट, और जो हमारा जो वारंटी रिपेयर का खर्चा है, ये देखकर हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि यहां पर कोई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं लग रहा। तो हमें एक बात समझ में आ गई, यहां पर टीपीएम भी नहीं है और टीक्यूएम भी नहीं है। क्लियर? ध्यान से समझो, सवाल ने बोला था पहली बात आपको क्वालिटी कॉस्ट का एनालिसिस करना है, और मैंने आपको सिखा रखा है जब आपसे सवाल बोले एनालिसिस करो, तो एनालिसिस करते टाइम आपको सवाल पढ़ते टाइम मैं जितनी बातें समझा रहा हूं, जितनी बातें अपन लोग एनालाइज कर रहे हैं, वो सारी बातों को आपको राइटिंग में लिखना है। तो पहली बात आप लिखोगे कि इस एनालिसिस से हमें एक बात समझ में आ रही है कि ना तो आप टीपीएम लगा रहे हो ना आप टीक्यूएम लगा रहे हो। क्लियर बात? सेकंड, दूसरी बात आप क्या लिखोगे, हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है 1,15,58,800, ठीक है, उसमें से 2,50,000 हमारी हम खर्चा कर रहे हैं प्रिवेंशन के ऊपर। तो आप मुझे बताइए मेरी जो टोटल क्वालिटी कॉस्ट है इसका सिर्फ 2.16% पैसा, मैं सिर्फ 2.16% पैसा खर्च कर रहा हूं प्रिवेंशन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं अप्रेजल की बात करूं तो अप्रेजल पे मैं पैसे खर्च कर रहा हूं 57600, विच इज 0.50%, 0.50%। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं प्रिवेंशन और अप्रेजल दोनों के ऊपर करीब करीब 2.66% पैसा खर्च कर रहा हूं। मतलब मेरी जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है उस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में सिर्फ 2.66% पैसा मैं प्रिवेंशन और अप्रेजल पे खर्च कर रहा हूं, सॉरी प्रिवेंशन और अप्रेजल पे खर्च कर रहा हूं, और बाकी का जो बचा 97.34% पैसा वो मैं इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर पे खर्च कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब हम प्रिवेंशन और अप्रेजल पे कम पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर पे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अगर हम लोग प्रिवेंशन और अप्रेजल पे पैसा बढ़ा दें, मतलब हम टीपीएम और टीक्यूएम का पैसा बढ़ा दें, इन दोनों के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दें, प्रिवेंशन और अप्रेजल पर हम लोग ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट ये दोनों हमारी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये जो एनालिसिस मैंने यहां पे किया ये आपको समझ में आया? एक और बात, मैंने आप लोगों को ये वाली बात भी कई बार बता दी कि आप लोग जब भी अपना एनालिसिस लिखें तो वहां पर अमाउंट्स और परसेंटेज का इस्तेमाल बहुत करो। जितना अमाउंट और परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हो उतना करो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा बेहतर नंबर इसमें मिल पाएंगे। अब जैसे यहां पर परसेंटेज मैंने टोटल में लिख दी 97.34%। आप इसे इंडिविजुअल भी बता सकते हो कि 15,40,000 प्लस 14,59,200 डिवाइडेड बाय 1,15,58,800, तो ये आ रहा है करीब 25.95%।
मतलब हमारी 25.95% जो हमारी कॉस्ट है वो इंटरनल फेलियर पे लग रही है। वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर आपने टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस लगाया तो आपकी मशीनों की कंडीशन शानदार हो जाएगी, और मशीनों की कंडीशन अगर शानदार हो गई तो ऑटोमेटिकली बनने वाले माल की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, और आपका ये जो रीवर्क का खर्चा है या जो आपका वारंटी रिपेयर का खर्चा है ये भी कम हो जाएगा। तो टीपीएम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टीक्यूएम, टीपीएम इज पार्ट ऑफ टीक्यूएम। तो अगर आप टीपीएम करोगे तो क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होगी, और आपकी जो इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे देखो 1,40,000 प्लस 81,12,000 डिवाइडेड बाय 1,15,58,800, तो बेटा आपकी 71.39% आपकी जो कॉस्ट है वो एक्सटर्नल फेलियर की है, और एक्सटर्नल फेलियर की कॉस्ट इतनी ज्यादा है वो भी आपकी कम हो जाएगी अगर आपने ये दोनों लगाई। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, आपको एनालाइज करना है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को, कर दिया। फिर बोल रहा है दो मेजर बताओ, एडवाइस करो दो मेजर जिससे हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम हो जाए। टीपीएम, टीक्यूएम, जितना लिख सकते हो इसके बारे में उतना लिख दो। ठीक है, वैसे टीपीएम और टीक्यूएम के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पूरी बात समझा चुका हूं। आप लोग जितनी बातें अभी मैंने समझाते टाइम बोली वो सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, चलो आइए बेटा इनका हम लोग आंसर पढ़ते हैं। पहला सवाल, एनालिसिस ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, जरा ध्यान से देखो। द रिपोर्टिंग ऑफ क्वालिटी कॉस्ट हाईलाइट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एक्टिविटीज एट डीबी। द टोटल क्वालिटी स्टेटमेंट क्लियरली डिस्प्लेज द रिलेशनशिप बिटवीन कन्फर्मेंस कॉस्ट एंड नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। वही वाली बात जो मैंने बोली थी, हम लोग प्रिवेंशन और अप्रेजल पे पैसा कम खर्च कर रहे हैं, इस वजह से हमें इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर पे पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर हम लोग प्रिवेंशन और अप्रेजल पे खर्चा बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर का खर्चा कम हो जाएगा। वो रिलेशनशिप यहां पे दिखाई दे रहा है। एंड द ड्राइवर्स ऑफ रिडक्शन इन ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन द क्वालिटी, यस, स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट only 2.16% of the total quality cost is the cost of preventing quality problems, while 0.5% is the cost of appraisal activity. Thus, prevention and appraisal cost make up only 2.66% of the total quality cost. In contrast, 97.34% of quality cost are incurred for internal and external failure cost. ठीक है, देख लो बेटा, वही पूरा का पूरा एनालिसिस जो अभी मैंने ऊपर आपको करके बताया था, वही पूरा का पूरा एनालिसिस इन्होंने यहां पे करके दे रखा है। वैसे आप लोग इससे ज्यादा एनालिसिस यहां पे करके लिख सकते थे, इंडिविजुअली भी लिख सकते थे कि इंटरनल फेलियर पे हमारा पैसा कम खर्च हो रहा है, एक्सटर्नल फेलियर पे हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा इंटरनल चेकिंग है, जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है, वो भी खराब है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी इंस्पेक्शन ज्यादा होता तो ऑब्वियस सी बात है आपको गलतियां फैक्ट्री के अंदर ही पकड़ में आ जाती, आपकी बाइक कस्टमर के पास जाने के बाद खराब ना होती। ठीक है, यस, आगे अब बात आती है दूसरा सवाल, टू मेजर्स टू रिड्यूस नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। मतलब आपको इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर इन दोनों को कम करने के लिए दो रास्ते बताओ। तो दो रास्ते क्या हैं? टीपीएम, ताकि मशीनों का ब्रेकडाउन कम हो जाए, उससे आपके 15,40,000 रुपए बच जाएंगे। नंबर दो, अगर मशीनों की क्वालिटी इंप्रूव हुई तो प्रोडक्शन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। टीपीएम का काम क्या है? मशीनों को इतनी बढ़िया कंडीशन में रखो कि मशीनों में स्पीड की वजह से या क्वालिटी की वजह से हमारा बिल्कुल भी नुकसान न होने पाए, है ना? ठीक, अच्छा, तो पहला हमारा उपाय है टीपीएम। टीपीएम इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग and improving the integrity of production and quality system through keeping all equipment in top working condition so as to avoid breakdown, delay in manufacturing process. TPM क्या है? TPM है कि भैया इक्विपमेंट को टॉप वर्किंग कंडीशन में रखा जाए ताकि हमारी जो प्रोडक्शन की इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, मतलब हमारा प्रोडक्शन कभी भी रुके नहीं।
और जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो शानदार रहे। ठीक है, प्रोडक्शन की क्वालिटी शानदार रहे। ठीक है, अच्छा, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग मशीन्स इन एवरी डिविजन एंड देन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मेंटेनेंस प्रोग्राम कवरिंग देयर एंटायर यूजफुल लाइफ। टीपीएम के अंदर हम लोग सारी मशीनों का एनालिसिस करते हैं और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मशीन की मेंटेनेंस कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए कि ये कभी खराब ना हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, प्यूरिफायर, जो आपका वाटर प्यूरिफायर है, इसका फिल्टर आपका चेंज होता है हर 2 महीने में। अब यूरेका फॉप्स ने, मतलब एक्वागार्ड कंपनी, एक्वागार्ड जो होता है यूरेका फॉप्स का, उस कंपनी ने ऑलरेडी ये आइडेंटिफाई कर रखा है कि इनका फिल्टर 2 महीने में खराब हो जाता है। तो जब भी सर्विस वाला आता है वो डेट लिख करके जाता है कि आप इस दिन मुझे दोबारा कॉल कर दीजिएगा, आपका फिल्टर चेंज करने, सर्विसिंग करने मुझे आना है। तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप टाइम टू टाइम अगर सर्विस के लिए बुलाते रहोगे, वो फिल्टर चेंज करता रहेगा, तो आपका एक्वागार्ड कभी भी खराब नहीं होगा। तो टीपीएम का यही मेन काम है, हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमारी पूरी फैक्ट्री में जितनी भी मशीनें, हम सारी मशीनों को एनालाइज करते हैं कि यार इस मशीन को सर्विस कितने दिन के बाद जरूरी होती है। तो हम लोग हर मशीन के लिए टाइम शेड्यूल बना लेते हैं और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम खराब होने से पहले ही मशीनों की सर्विसिंग करते रहते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारी कार है, कार की सर्विसिंग हम लोग करवानी होती है हर 5000 किलोमीटर पे। अब एक बात बताओ कि जितने भी सर्विसमैन हैं वो लोग अपनी गाड़ी की सर्विस हर 5000 किलोमीटर पे ले जाके करवा लेते हैं। तो जितने भी सर्विसमैन हैं उनकी कार हमेशा शानदार कंडीशन में रहती है, और बिजनेसमैन वो कार को ठीक कब करवाता है, जब खराब हो जाती है। कार की सर्विसिंग कब होती है, जब कार खराब हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी कार कभी भी बढ़िया कंडीशन में नहीं होती, उसकी कार का माइलेज कभी भी बढ़िया नहीं होता है ना। वो टीपीएम है। ठीक है, तो खराब होने के बाद नहीं, टाइम से पहले ही सर्विस करवा लो। और इसके लिए हम सारी मशीनों के लिए एक डिटेल्ड प्लान जो है वो हम लोग तैयार कर लेते हैं। इन दिस केस टीपीएम विल हेल्प रिड्यूसिंग इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अगर आपने टीपीएम लगाया तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन का वो जो 15,40,000 का नुकसान हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा, और बेटा जो हमारा रीवर्क कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मशीनों की कंडीशन बढ़िया है तो डिफेक्टिव माल बनेगा ही नहीं, रीवर्क करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट इज डाउन टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग रीवर्क कॉस्ट which constitute 25.95% of total quality cost by keeping all equipment in good working condition so that there is no downtime, no machine breakdown and ensuring all equipment runs smoothly। तो अगर आप टीपीएम लगाओगे तो सारी मशीनें एकदम मक्खन की तरह चलेंगी, कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा, और क्योंकि आपकी मशीनें बढ़िया कंडीशन में है, ना तो कोई ब्रेकडाउन का नुकसान होगा ना रीवर्क का नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन अगर मशीन बढ़िया कंडीशन में रही और बढ़िया क्वालिटी का माल बना तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। ना तो माल कस्टमर के पास जाके खराब होगा, ना कस्टमर कंप्लेंट आएगी, ना वारंटी रिपेयर होगी। देखो, इफ मशीन वर्क्स प्रॉपर्ली देन चांसेस ऑफ रीवर्क विल रिड्यूस, अल्टीमेटली इट विल आल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ वारंटी रिपेयर एंड कस्टमर कंप्लेंट, कंप्राइजिंग ऑफ 71.39% ऑफ टोटल क्वालिटी कॉस्ट विच इज मेजर पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कॉस्ट। और बेटा ऐसा करने से हमारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो देखो बेटा, टीपीएम के दोनों फायदे यहां पर हमने लिख दिए, ये वाली बात मैं ऑलरेडी ऊपर आपको समझा चुका हूं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं यार हमारे प्रोडक्ट में किस तरह की कमी आ रही है, हमारे प्रोडक्ट में किस तरह का डिफेक्ट आ रहा है, हम उसके रूट कॉज को एनालाइज करते हैं, सारे टीम मेंबर्स को, सारे स्टाफ को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, उनकी राय लेते हैं और उनसे बात करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, और हम रूट कॉज को ही खत्म कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम आना ही बंद हो जाए। दैट इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फंडा क्या है, डू द थिंग राइट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। मतलब जो भी काम कर रहे हो वो पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और हर बार परफेक्ट होना चाहिए। ये टैगलाइन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। ठीक है, तो हम लोग अपने काम करने के तरीकों में लगातार इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे और अपने काम को जीरो एरर, जीरो डिफेक्टिव, जीरो वेस्टेज, जीरो एक्सीडेंट पे लेकर के जाएंगे। दैट इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें हम लोग प्रिवेंशन और अप्रेजल पे अपना खर्चा बढ़ा देंगे, और प्रिवेंशन और अप्रेजल पे अगर हमने खर्चा बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा
जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, जो हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। चलो अब मेरे साथ पढ़ो क्या कह रहे हैं। अब ये कहता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम्स एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आउटपुट इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल प्रैक्टिसेस। मैंने समझाया था अभी ये वाली बात आपको, मैंने अभी अभी आप लोगों को ये वाली बात समझाई थी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग अपने आउटपुट की, और अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हम अपनी सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। और बेटा ऐसा हम लोग करते कैसे हैं कि हम लोग अपनी इंटरनल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करते हैं। आपको याद होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग किसी वर्कर को दोष नहीं देते, हम लोग अपनी प्रोसेसेस को इंप्रूव करते हैं ताकि एरर अराइज होना ही बंद हो जाए। किसी भी एरर के लिए वर्कर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बल्कि प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, और हम लोग प्रोसेस को और रूट कॉजेस को ठीक करके अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है, इंटरनल प्रैक्टिसेस को हम लोग लगातार इंप्रूव करते हैं, और ऐसा करके हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। ओके, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इरेडिकेट वेस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। हम लोग वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और उसकी क्वालिटी से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। It requires maintaining quality standard in all respect of business by ensuring that things are done right the first time so that defects and waste are eliminated from the operation. हम लोग अपने काम करने के तरीके को इतना इंप्रूव कर देते हैं, इतना क्वालिटी स्टैंडर्ड हम लोग लेकर के आ जाते हैं कि हमारा जो माल है वो पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ठीक है, It appears that TB is not a TQM company at present due to huge disparity between conformance cost and non-conformance cost. In order to make DB to be successful, all staff at DB must be engaged in the improvement process and share in continuous improvement ethos. In order to establish reputation as a high quality bike manufacturer, DB must ensure staff is having attitude towards the importance of conformance activity. For instance, DB can conduct third-party investigation of component at supplier workplace leading to maintenance of quality standards. अब कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपने जो स्टाफ है उनको इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि उनके अंदर क्वालिटी को लेकर के कल्चर डेवलप हो जाए, उनका एटीट्यूड जो है वो क्वालिटी को लेकर के चेंज हो जाए और उनके मन में बैठ जाए कि किसी भी कंडीशन में हमारे द्वारा बनने वाला एक भी यूनिट खराब नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहां पर ओवरऑल जो एनालिसिस है कि भैया अगर आपने ये दोनों तरीके लगा दिए तो नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, कन्फर्मेंस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली जो बात है, ये वाला पॉइंट यहां पर ओवरऑल एनालिसिस आ जाएगा। बात खत्म। अच्छा, अब बात आती है, दूसरा सवाल था आपको इंप्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम को इवेल्युएट करके बताना है, मतलब जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है वो आपको लगाने के बारे में एडवाइस करना है। ठीक है बेटा, इसके बारे में जितनी बातें अब आपको यहां पे पढ़ने को मिलेंगी वो सारी की सारी बातें मैं ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन को रीड करते टाइम में सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूं, और यहां पर वो सारी की सारी बातें अब सिर्फ रिपीट होने वाली हैं। ठीक है, आइए। जस्ट इन टाइम परचेजिंग एंड प्रोडक्शन विल पुट एन एंड टू हैरोइंग टास्क ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब जस्ट इन टाइम सिस्टम लगाएंगे तो इन्वेंट्री होगी नहीं, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो काम है वही खत्म हो जाएगा। In this form of pull system, purchasing of component and production of bikes will be based on customer demand, and DB will have to accordingly coordinate with the supplier to supply the right quantity of component required at the right time. Just-in-time inventory management calls for having the inventory as and when needed, also taking care of massive holding costs suffered related to large buildups. In this environment, DB will be able to reduce the manufacturing time around 3 hours by streamlining the flow of information in the entire supply chain. देखो पूरी की पूरी वही बात है। अगर हम लोग जस्ट इन टाइम सिस्टम लेकर के आते हैं तो हम लोगों को रॉ मटेरियल के सप्लायर के साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा ताकि वो हमें रॉ मटेरियल एग्जैक्टली उसी टाइम पर सप्लाई करे और उसी मशीन या डिपार्टमेंट या वर्किंग सेल पर सप्लाई डिलीवर करे जहां पर उसका डायरेक्टली कंजम्पशन होने वाला है। और ऐसा करने पर हमारी जो इन्वेंट्री पाइलअप है वो खत्म हो जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा है वो खत्म हो जाएगा, जिससे हमें
बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा जब आप जस्ट इन टाइम सिस्टम लगाओगे तो आप सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओगे, आपका प्रोडक्शन ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में होगा, सारे डिपार्टमेंट्स और सारी मशीनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, और इसके लिए वजह से आपका जो प्रोडक्शन टाइम है वो 3 घंटे कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, देवार इज असेसिंग ऑल्टरनेटिव सप्लायर ऑन कंटिन्यूअस बेसिस टू इंप्रूव कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। अब देखो, देवार जो है वो लगातार सप्लायर को इवेल्युएट करता रहता है और बार बार सप्लायर्स को चेंज करता रहता है, ये गलत है। जैसे रिटेलर्स के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जरूरी है, वैसे ही सप्लायर के साथ में भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जरूरी है, इसलिए आपको सप्लायर को तेजी से बदलना नहीं चाहिए। नंबर 2, सप्लायर लोकल होने चाहिए, जबकि अभी हमारे सप्लायर वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि हमें दिन में कई बार डिलीवरी चाहिए, तो आपको लोकल सप्लायर जो हैं वही आप लोगों को लेने होंगे। और जो सप्लायर है उनको आपको एक एक्सटेंडेड एंटिटी के तौर पे, एक्सटेंडेड एंटरप्राइजेस के तौर पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझकर उनके साथ में काम करना होगा, उनके साथ में रिलेशन मेंटेन करना होगा, तभी आप लोग जस्ट इन टाइम सिस्टम लगा सकते हो। लेकिन हाल फिलहाल आपका जो तरीका है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, इट मींस दैट चेंजिंग सोर्सेज ऑफ मटेरियल सप्लायर रेगुलरली और यूजिंग मल्टीपल सप्लायर, या तो आप रॉ मटेरियल के सप्लायर को जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो या फिर आप मल्टीपल सप्लायर के साथ में काम कर रहे हो। इन कॉन्ट्रास्ट, जस्ट इन टाइम बेस्ड ऑन रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सप्लायर एंड मूव टुवर्ड्स सिंगल सोर्सिंग, मतलब हम लोग बहुत कम सप्लायर के साथ में काम करते हैं और कोशिश करते हैं सारा माल एक ही जने से आए। It is easier to develop long-term cooperative relationship with smaller number of supplier. The quality of internal service and organization's ability to provide quality product or services to its customer depend on this relationship. However, this relationship is obviously missing in DB. लेकिन सप्लायर के साथ में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो मिसिंग है डीबी में। ऑब्वियस ही बात है यार, जब तक रॉ मटेरियल के सप्लायर से बढ़िया क्वालिटी का माल नहीं आएगा तब तक हमारा प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती, और इसके लिए हमें अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है। लेकिन दीवार के केस में यहां पर रिलेशनशिप जो सप्लायर के साथ में है वो मेंटेन नहीं हो रहा। अब देखो, डीबी हैज क्लोज रिलेशनशिप विद रिटेलर्स बट रिलेशनशिप विद सप्लायर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वही वाली बात जो मैंने बोली थी ना, ये वाली लाइन जरूर लिखनी है, वही वाला पॉइंट। इट अपीयर्स दैट फर्म इज ऑल्सो इंपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम अब्रॉड, वर्ल्ड वाइड सप्लायर। In just-in-time environment, it is important that suppliers are, to the extent practical, located in close proximity to the manufacturing plant. Carefully selected suppliers are capable of delivering high-quality material in timely manner directly to the shop floor, reducing material receipt time. Therefore, selection of right supplier located in close proximity to the manufacturing plant is vital for proper implementation of just-in-time. तो जस्ट इन टाइम सिस्टम के लिए सप्लायर का लोकली अवेलेबल होना जरूरी है। तो अभी जो आपके वर्ल्ड वाइड सप्लायर हैं वो वाली बात आपको छोड़नी पड़ेगी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरी सप्लायर इज डिफरेंट बट डीबी हैज टू बी एबल टू व्यू ईच वन ऑफ इट्स पार्ट ओनली। मतलब डीबी को हर एक सप्लायर को अपने ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट मानो, तभी उनके साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन पाएगा। सप्लायर्स नेटवर्क मस्ट बी एबल टू कॉल अप, communicate directly with DB's network, obtaining manufacturing schedule, product specification in real time. ERP and other sources of electronic data interface between supplier and DB will act as backbone in supporting just-in-time activity. अगर आपको just-in-time activity को मतलब सक्सेसफुली लगाना है तो आप लोगों को मैन्युफैक्चरर को अपने सप्लायर्स के साथ में एक रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना होगा, जैसे कि गूगल शीट। अब यहां पर हमने अपना प्रोडक्शन शेड्यूल डाला तो रॉ मटेरियल के सप्लायर को पता चल गया कि उसे कितने बजे कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस हो या ईआरपी सिस्टम हो जिससे रियल टाइम में सप्लायर को पता चलता रहे कि उसे कितने बजे कौन सा रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में कहां पे डिलीवर करना है, तभी आपका जस्ट इन टाइम सिस्टम प्रॉपर्ली चल सकता है। ठीक है, ऑन द होल डीबीज मैनेजमेंट हैज टू ट्रीट सप्लायर एज पार्टनर with significant influence on the success of the organization। मतलब वो एक ही बात, रिलेशनशिप वाली बात ही बार बार आ रही है। अब आती है वर्किंग सेल वाली बात। अभी तक डिपार्टमेंट्स कैसे बने हुए हैं? फंक्शनल, लेकिन अब अपने को बनाना है प्रोडक्ट वाइज। मतलब एक तरह की बाइक पूरी की पूरी एक जगह पे बननी चाहिए ताकि मूवमेंट कम से कम हो,
क्वालिटी पे ज्यादा कंट्रोल हो सके और मूवमेंट टाइम कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन टाइम भी कम हो पाएगा, ठीक है, वो वाली बात। The functional division is less appropriate in just-in-time environment. Just-in-time production require multi-skilled teams. अब ऑब्वियस ही बात है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर अगर पूरी की पूरी बाइक बननी है तो आपको मल्टी स्किल टीम्स तो चाहिए ही चाहिए, मतलब टीम्स ऐसी हो जो अलग अलग तरह के काम कर सकें, ठीक है। इन डीबी टीम्स नीड टू बी फॉर्म टू वर्क बाय प्रोडक्ट। आपको बेटा जो टीम्स बनानी है वो प्रोडक्ट वाइज बनानी है, दैट इज टाइप ऑफ बाइक रादर देन टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। मतलब आपको एक तरह की बाइक बनाने वाला सारा स्टाफ एक साथ टीम में लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक डिपार्टमेंट में पूरी एक बाइक बननी चाहिए। तो अभी तो आपने डिपार्टमेंट बना रखे फंक्शन वाइज, अब बनाओ प्रोडक्ट वाइज। इन एडिशन स्टाफ विल नीड ट्रेनिंग टू वर्क in the new teams. Measure surrounding the amount and effectiveness of training will be required. A just-in-time works best when employees pitch with suggestion for improvement. The performance can be measured by computing number of ideas per worker, number of ideas suggested in total, number of ideas implemented, proportion of ideas suggested that are implemented. अब ये कह रहा है जस्ट इन टाइम सिस्टम वहां पर ज्यादा सफलतापूर्वक लग पाता है जहां पर एम्प्लॉई इंप्रूवमेंट के लिए लगातार सजेशन देते हैं। अगर हम अपने एम्प्लॉई से लगातार इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन लेते रहेंगे और उन्हें इंप्लीमेंट करते रहेंगे तो हमारा जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। वैसे यहां पर इन्होंने एक बात मिस कर दी, जस्ट इन टाइम सिस्टम लगाने के लिए आपको टीपीएम और टीक्यूएम दोनों कंपलसरी हैं, ठीक है। तो ये वाली जो बात है वो इन्होंने लिखी नहीं है, पर आप ये वाली बात को भी इस आंसर में जरूर से मेंशन करना, ठीक है। इसके बाद में डिमांड फोरकास्ट की बात आ जाएगी। अभी हम लोग इंटरनल सोर्स है, इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, हिस्टोरिक ट्रेंड के बेसिस पर डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए, फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए हमें अपनी डिमांड को फोरकास्ट करना चाहिए। तो भैया अभी ये फोरकास्टिंग का तरीका ही आपका गलत है, ठीक है। डीबी फोरकास्ट डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल पॉलिसीज एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। Today demand in every sector of the market changes by leaps and bounds, so using historical data is not at all recommended. Demand forecast should be pulled by the current market trends and prediction of future market sentiments. Current market trends मतलब मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है और फ्यूचर में हमारा मार्केट का सेंटिमेंट क्या होने वाला है उसके बेसिस पर होना चाहिए। However, in case of DB, demand is unstable. In this case, in order to prevent stock out, इन्वेंट्री मैनेजर, अब ये डिमांड अनस्टेबल है, अब ये वाली बात आपको बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक रखने पड़ेंगे, उसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल उलझेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्टॉक आउट, इन्वेंट्री मैनेजर कैन इंक्रीज द कंबन नंबर्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, द ग्रेटर आर द वेरिएशंस, द ग्रेटर इज द नीड ऑफ कंबन कार्ड्स एंड दस हायर इज द स्टॉक लेवल, नीड फॉर मोर वर्किंग कैपिटल पर रुपी ऑफ सेल। अब यहां पे क्योंकि डिमांड जो है वो अनस्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा। सेफ्टी स्टॉक ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को सेफ्टी स्टॉक अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, ठीक है। तो लीजिए बेटा, अब इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि साहब आप टीपीएम भी लगाओ, टीक्यूएम भी लगाओ, जस्ट इन टाइम सिस्टम भी लगाओ, लेकिन इन प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करते टाइम आप इनकी लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के चलना, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस देखना, क्योंकि इनका फायदा किसी एक साल में नहीं मिलता बल्कि इनका फायदा हमें लॉन्ग ड्यूरेशन में जाकर के रियलाइज होता है। तो आप इन प्रपोजल्स को इंप्लीमेंट करो और अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर एनालाइज करो, क्योंकि इनका फायदा आपको एक साल में नजर नहीं आएगा, लॉन्ग रन में नजर आएगा, ठीक है। द बोर्ड डिजायर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी as well as financial position which can be achieved through successfully implementing of quality control and lean system. However, the factors discussed above should be taken care of. It is worthwhile to note that any return on investment in proposed system must be viewed in long term rather than in short term, since optimal result may not be realized until the system has been in place for time. बेटा जब तक ये पूरा सिस्टम कुछ समय के लिए अप्लाइड नहीं रहेगा तब तक इनका रियल बेनिफिट आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जब इन प्रपोजल्स को एनालाइज करें
तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज नहीं करें। क्योंकि यार टीपीएम लगाने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना है। आपको टीपीएम टीक्यूएम लगाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय का विजन चेंज करना है, सोचने का तरीका बदलना है। आपको जस्ट इन टाइम सिस्टम लगाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को चेंज करना है, प्रोडक्शन के सिस्टम को चेंज करना है, सप्लायर्स को चेंज करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक दिन में, एक साल में इसका इफेक्ट पूरी तरह नहीं दिखेगा। इसका इफेक्ट अगर आपको देखना है तो आपको लॉन्ग रन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, डन, बात खत्म। ये लीजिए भाई क्लोजर ऑफ रिपोर्ट। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जितनी भी बातें मैंने यहां पे लिखी हैं वो सारी की सारी बातें जो हैं वो सारी की सारी वही बातें हैं जो हम लोगों ने क्वेश्चन को रीड करते टाइम ही एनालाइज कर ली थी। तो क्वेश्चन को रीड करते टाइम ही हमने ये सारी की सारी बातें सोच ली थी और वो सारी की सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं और यही हमारा पूरा जवाब है। ठीक है, डन गाइज। ओके, तो बस यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिनिश।